हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट। मैं हूं स्मिता सिंह, आपकी एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर लॉ। एंड हम पढ़ रहे हैं यूनिट 1 प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट। राइट। सो यूनिट 1 में हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं अब तक। हमारे आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम कॉन्टिजेंसी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। सो लेट्स स्टार्ट टुगेदर। The contingency school of management can be summarized as an it all depends approach. The appropriate management action and approaches depend on the situation. Managers with a contingency view use a flexible approach, draw on a variety of theories and experiences, and evaluate many options as they solve problems. कॉन्टिजेंसी अप्रोच में जो मैनेजर्स का अप्रोच होता है वो ये होता है कि वो किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए सिर्फ एक पर्टिकुलर वे का सिर्फ एक पर्टिकुलर वे अडॉप्ट नहीं करते हैं। दे यूज मेनी वेराइटीज, दे हैव वेराइटीज इन द एज पर द सिचुएशंस दे यूज देयर यू नो टेक्निक्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। लाइक ऑब्वियसली अगर आपने देखा होगा किसी भी मैनेजमेंट में अगर किसी भी तरह का इश्यू हो, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो, तो उसको सॉल्व करने के लिए जो टेक्निक यूज करते हैं मैनेजर्स वो डिफरेंट होगी। और किसी अदर फैक्ट्री में देखेंगे तो फैक्ट्री के जो वर्कर्स होते हैं, जो लेबर्स होते हैं, उनके साथ जो डील करने का तरीका होता है वो अलग हो जाता है। उसी तरह किसी भी आप मेडिकल सर्विस के जो स्टाफ को आप मैनेज करना चाहेंगे तो उनको मैनेज करने के अलग तरीके होंगे। किसी स्कूल के मैनेजमेंट को करने के लिए मैनेज करने के लिए, उनके डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए उनके तरीके अलग होंगे। राइट। सो कॉन्टिजेंसी अप्रोच इज द अप्रोच इज एज पर द सिचुएशन। राइट। सो हियर what author is trying to say is the point number 1 is contingency management recognizes that there is no best way to manage. In the contingency respective, managers are faced with task of determining which managerial approach is likely to be most effective in a given situation. यहाँ पर वो यही कह रहे हैं कि कोई भी एक बेस्ट वे नहीं होता है, कोई एक बेस्ट तरीका नहीं होता है किसी चीज को सॉल्व करने का, क्योंकि सिचुएशंस वेरी करती हैं। जैसी सिचुएशंस होती हैं उसके अकॉर्डिंग हम मैनेजमेंट जो होता है वो एक सॉल्यूशन निकालता है कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। Right. For example, the approach used to manage a group of teenagers working in a fast food restaurant would be very different from the approach used to manage a medical research team trying to find a cure for a disease. यहाँ पर देखिए उन्होंने यही कहा है कि अगर किसी भी सिचुएशन को हैंडल करना हो तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप उसको हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज को सॉल्व करने का कोई एक बेस्ट वे तरीका नहीं होता है, कोई पर्टिकुलर एक तरीका नहीं होता है। देयर आर मेनी मेनी वेज टू सॉल्व द डिस्प्यूट, टू सॉल्व द प्रॉब्लम। राइट। अगर आप किसी भी आप एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे कि किसी भी रेस्टोरेंट में काम करने वाले जो टीनेजर्स होते हैं, कम एज के जो कम कम एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं, उनको उनको डील करने के लिए अलग तरीके यूज होते हैं। और वहीं पर आप देखें किसी मेडिकल कंपनी में मेडिकल स्टाफ को अगर आपको हैंडल करना होगा तो उनको हैंडल करने का तरीका अलग हो जाएगा। राइट। So next point is contingency thinking avoid the classical one best way. Arguments and recognizes the need to understand situational differences and respond appropriately to them. It does not apply certain management principles to any situation. Contingency theory is a recognition of the extreme importance of individual manager performance in any given situation. The contingency approach is highly dependent on the experience and judgment of the manager in a given organizational environment. यहाँ पर उनके कहने का यही मतलब है कि कोई भी एक तरीका बेस्ट नहीं होता है, उसको उनको हैंडल करने का, उस आर्ग्यूमेंट को डील करने का डिफरेंट डिफरेंट तरीका होता है। इट्स अप टू द मैनेजर हाउ ही हैंडल्स द सिचुएशन। राइट। So we'll go to next slide. Roles performed by manager.
right? A manager wear many hats, not only in a manage is a manager, a team leader, but he or she is also a planner, organizer, cheerleader, coach, problem solver, and decision maker, all rolled into one. And these are just a few of managers role. So जो managers के role होते हैं वो एक पर्टिकुलर रोल नहीं होते, वो हर तरह से आपके साथ आपसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं करते हैं। सबऑर्डिनेट्स के साथ वो आपके साथ एक चीयर लीडर की तरह होते हैं ताकि आपको चीयर अप कर सके, आपके काम को आपको बूस्ट कर सके, आपको काम काम को सपोज अपने सबऑर्डिनेट को उनको इनकरेज करना है तो एक तरह से वो उनको चीयर करते रहते हैं बीच बीच में उनको, ताकि वो एक जो उनके सब मैनेजर के सबऑर्डिनेट को एक मोटिवेशन मिलता रहे बीच बीच में। वो ऑर्गेनाइज करता है चीजों को, एक वो प्लान करता है, सबसे पहले तो वो पहले प्लान करता है कि चीज सपोज कोई भी टास्क दे दिया गया है, वो देता है अपने सबऑर्डिनेट को, अपने ग्रुप मेंबर को, तो पहले वो प्लान करेगा किस तरीके से उसको प्लान को स्टार्ट करना है, फिर उसको ऑर्गेनाइज करता है, एंड देन वो बीच बीच में उसको चीयर अप करते रहते हैं चीयर लीडर की तरह, एंड देन वो एज ए कोच काम करते हैं, देन वो अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, meanwhile doing the work that in that case manager solve the problem as well, right? So वो एक मैनेजर का एक पर्टिकुलर कोई एक रोल नहीं होता, there are many roles he plays, right? So in his classic book The Nature of Managerial Work, Henry Minchberg describes a set of 10 roles that a manager fills. These roles falls into these categories. So यहाँ पर हेनरी मिंचबर्ग ने जो थॉट दिया हुआ है रोल्स परफॉर्म बाय मैनेजर्स, उनके अकॉर्डिंग जो उन्होंने 10 रोल्स दिए हुए हैं मैनेजर्स के कि कैसे मैनेजर हैंडल करता है उन रोल्स को, कैसे वो कैरी करता है उन रोल्स को, यहाँ पर उन्होंने बताया है। पहला रोल है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल का मतलब होता है दिस रोल इन्वॉल्व्स ह्यूमन इंटरैक्शन। इंटरपर्सनल का मतलब होता है कि एक दूसरे के साथ जो कम्युनिकेशन होता है। इंटरपर्सनल मतलब दो के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है दैट इज कॉल्ड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, राइट? सो जो ह्यूमन इंटरैक्शन होता है, जो एम्प्लॉयज का इंटरैक्शन होता है दैट इज इंटरपर्सनल, राइट? एंड सेकेंड वन इज इंफॉर्मेशनल। दिस रोल इज इन्वॉल्व्स द शेयरिंग एंड एनालाइजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑब्वियसली जब आप इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें क्या एनालिसिस की जा सकती है, क्या एनालाइज कर सकते हैं, क्या क्या एनालिसिस होगा, क्या इसमें रोल होगा, कैसे करना होगा। सो इंफॉर्मेशन शुड बी एनालाइज्ड बाय द मैनेजर्स। डिसीजनल, दिस रोल इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, राइट? मैनेजर्स का जो रोल होता है वो डिसीजन मेकिंग का रोल होता है। जस्ट अ सेकेंड। राइट, सो विल गो टू नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे मिंजबर्ग के ने जो 10 रोल्स सेट किए हुए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर। सो एज पर द कैटेगरी, रोल एंड एक्टिविटी, उनकी कैटेगरी क्या है, उनके रोल्स क्या होंगे एंड उसकी एक्टिविटीज क्या होगी। सो फर्स्ट वन इज इंफॉर्मेशनल। इंफॉर्मेशनल में आपको आएगा मॉनिटर। मॉनिटर का क्या काम होता है? सीक एंड रिसीव इंफॉर्मेशन, स्कैन पीरियोडिकल्स एंड रिपोर्ट्स, मेंटेन पर्सनल कोच कॉन्टैक्ट विथ स्टेक होल्डर्स। सो यहाँ पे काम क्या होता है मॉनिटर का कि वो इंफॉर्मेशन को देखता है कि क्या इंफॉर्मेशन है, उसको पीरियोडिकली वो उसको स्कैन करता है, उसको देखता है कि कहाँ पे
कहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन आई है, कहाँ पे इसकी जब सपोज कोई प्रॉब्लम राइज हो रही है तो उस पे कहाँ पे वर्कआउट करने की जरूरत है, वो रिपोर्ट करता है, उसको मेंटेन करता है, एंड देन ऑब्वियसली वो कांटेक्ट करता है शेयर होल्डर के साथ. दैट इज द रोल ऑफ मॉनिटर. डेसिमिनेटर का क्या काम होता है? ही फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन टू ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स वाया मेमोज, रिपोर्ट्स एंड फोन कॉल्स. सो डेसिमिनेटर का क्या काम होता है? वो इंफॉर्मेशन को फॉरवर्ड करता है ऑर्गेनाइजेशन मेंबर के पास. एंड like what is the sources, what are the sources are memos, reports and phone calls. Through these techniques he share the information into the organization. एंड थर्ड वन इज स्पोक्सपर्सन का क्या काम होता है? ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन टू आउटसाइडर्स वाया रिपोर्ट्स, मेमोस एंड स्पीचेस. सो स्पोक्सपर्सन जो होता है, जो डेलीगेशन का काम करता है, जो एक एज एन अथॉरिटेरियन काम करता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो इंफॉर्मेशन को शेयर करता है आउटसाइडर्स के साथ. सपोज कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के लिए जो हमारे क्लाइंट होते हैं, क्लाइंट के साथ जो भी उनकी वार्तालाप होगी, जो भी इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगी, दैट स्पोक्स पर्सन डज via reports, memos and speeches, right? So interpersonal role में क्या कौन कौन से क्या क्या रोल्स प्ले करते हैं मैनेजर्स? the roles are figurehead, leader, liaison, right? So figurehead का क्या काम होता है? He performs ceremonial and symbolic duties such as greeting visitors and signing legal documents. So फिगर हेड वो होता है जो टॉप अथॉरिटी होती है, जिसके पास सारी चीजें टॉप के पास जाती हैं कि अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो भी लेना होता है डिसीजंस, सो पहले आप फिगर हेड के पास जाएंगे. फिगर हेड ही डिसाइड करेगा कि बिजनेस डील करनी है या नहीं करनी है. सो इन दैट केस ही परफॉर्म सेरेमोनियल रोल्स, ड्यूटीज, greetings visitors and signing legal documents. That is the part of figurehead. लीडर का क्या काम होता है? लीडर डायरेक्ट एंड मोटिवेट सबऑर्डिनेट्स, काउंसिल एंड कम्युनिकेट विद सबऑर्डिनेट्स, राइट? एंड लाइजन का क्या काम होता है? लाइजन का काम होता है जो मेलजोल करता है, राइट? सो लाइजन वर्क इज मेंटेन इंफॉर्मेशन लिंक्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन वाया मेल, फोन कॉल्स. Just a second. Yeah, phone calls and meetings, right? This is the work of liaison. And now third one is decisional. Decisional में जो roles होंगे वो entrepreneur, disturbance handler, resource allocator and negotiator, right? So entrepreneur का क्या काम होता है? He initiate improvement projects, identify new ideas and delegate idea responsibility to others, right? And disturbance handler का क्या काम होता है? He take corrective action during dispute or crisis, resolve conflict among subordinates, adapt to environments, right? वो डिस्टर्बेंस हैंडलर से आप वर्ड से समझ जाएंगे कि उसका क्या काम होगा है. ही लाइक कोई भी अगर प्रॉब्लम अराइज होती है, कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है, then he take corrective action into this situation. Resource allocator, he works as decide who gets resources, prepare budgets, set schedules and determine priorities, right? So resource जो allocate करता है, जो resources allocate करता है अपने managers को, subordinates को, that what he does is decide who gets resources. मतलब किसको resource जाना चाहिए, किसको क्या काम जाना चाहिए, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाना चाहिए, दैट डिसाइडेड बाय रिसोर्स एलोकेटर. एंड नेगोशिएटर इज रिप्रेजेंट डिपार्टमेंट ड्यूरिंग नेगोशिएशंस ऑफ यूनियन कॉन्ट्रैक्ट्स, सेल्स, परचेज एंड बजट, राइट? सो ही निगोशिएट्स थिंग्स लाइक जब आप देखेंगे कि किसी भी कंपनी में जो एक अथोराइज पर्सन होता है, जो निगोशिएटर होता है, वो निगोशिएट करता है कि कहाँ पे कितनी लाइक सपोज बिजनेस उसको लेके आना, तो बिजनेस में उसको एक प्रॉपर पर्टिकुलर बजट के अंदर उसको टारगेट दिया जाता है, इसको गोल दिया जाता है कि आपको इतने ही बजट के अंदर ये बिजनेस लेके आना है, ये डील क्रैक करनी है. सो ही निगोशिएट विद द क्लाइंट. सो ही इज द निगोशिएटर एंड ही लुक्स आफ्टर रिप्रेजेंट
department during negotiations of union contracts, sales, purchase, and budget in these cases. Right. So we'll go to next slide. Now we'll study skills needed by managers. Managerial skills are the knowledge and ability of the individuals in a managerial position to fulfill some specific management activities or tasks. This knowledge and ability can be learned and practiced. ठीक है, जो मैनेजरियल स्किल्स होती हैं वो गेन की जाती है, लाइक एक टाइम बाय द टाइम पीरियड मैनेजर लर्न्स द एक्टिविटीज एंड ही बाय द प्रैक्टिस ही ही ग्रूम्ड इनटू द हिज प्रोफेशन. क्योंकि मैनेजरियल स्किल्स तो एक होता है कि बाय बर्थ आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी आ जाए, एक तो होता है कि आप बाय द एक्सपीरियंस बाय द टाइम by the time goes on and you learn something and then by the practice you become groomed and you get that skills into you. So that is the skills which develops by the time period. Technical skills. Technical management skills are closely related to the technical or engineering dimensions of management. They are alike and I want to say they are alike and I want to say practical craftsmanship skills. These skills are essential to start your company, build your products or services, and design the systems inside the company. Here we talk about management skills related to the mechanics of doing things. ऑब्वियसली अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होंगे जहां पे आप देखेंगे कि जब स्टार्टअप होता है किसी भी कंपनी का, या फिर ऑब्वियसली तो मैं स्टार्टअप की बात कर रही हूँ, लाइक फॉर एवरी एम्प्लॉइज विच इज रनिंग फ्रॉम द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. सो किसी भी बिजनेस के लिए टेक्निकल स्किल, जो टेक्निकल पर्सन होता है दैट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन टू द ऑर्गेनाइजेशन. बिकॉज आप देख रहे हैं कि आज के ज़माने में बिना टेक्निक के कुछ नहीं होता है. हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ करते हैं. सो उसके लिए टेक्निकल पर्सन का होना बहुत ज़रूरी है. राइट. सो आप देखेंगे कि टेक्निकल स्किल किस में होते हैं, जो आपके स्टार्टिंग लेवल के जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उनके पास एक टेक्निकल स्किल होनी चाहिए, ताकि जो कोई भी कंपनी आपको हायर करती है तो सेटअप के लिए हायर करती है, जो प्रॉब्लम एराइज होती हैं टेक्निकली उन सब चीज़ों के लिए होना होता है. राइट. जस्ट अ सेकंड, प्लीज गिव मी टाइम. So now we'll study about human skills. So human skills में क्या skill required होती है, that is our human skills are related to managing critical social process inside the company. These interpersonal management skills present a manager's knowledge and ability to work with people. One of the most critical management tasks is to work with people. Without people, there will not be a need for the existence of management and managers. So human skills are required for the interpersonal relationship, because without human there is nothing possible, right? So क्योंकि आप देखेंगे कि आप सिर्फ सपोज आज के ज़माने में आप देख रहे हैं कंपनी से बहुत ज़्यादा टेक्निक्स यूज़ होने लगी हैं और मशीन्स का यूज़ होने लगा है, लेकिन उस मशीन्स को भी ऑपरेट करने के लिए आपको एक ह्यूमन की ज़रूरत पड़ेगी. राइट. और उसके लिए आप ह्यूमन बिहेवियर भी एक क्रूशियल रोल प्ले करता है इन एन इन्वायरमेंट. राइट. सो इसके लिए आप यहाँ पे देखेंगे वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल मैनेजमेंट टास्क इज टू वर्क विद पीपल. सो यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं कि जो पीपल का सबसे बड़ा रोल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में. राइट. सो दैट ऑब्वियसली ह्यूमन स्किल्स इज रिक्वायर्ड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. Conceptual skills. Conceptual skills present the knowledge or ability of a manager for more abstract thinking. That means he can easily see the whole through analysis and diagnosis of different states. In such a way, they can predict the future of the business or department as a whole. कॉन्सेप्चुअल स्किल्स होते हैं जो टॉप लेवल पे होते हैं. कॉन्सेप्चुअल क्योंकि उन जो भी डिसीजंस बनाए जाते हैं, जो भी प्लान किए जाते हैं, ये सारी चीजें कॉन्सेप्चुअल स्किल्स के थ्रू की जाती हैं. ये जो कॉन्सेप्चुअल स्किल्स है दैट रिलेटेड टू टॉप मैनेजमेंट. अब यहाँ पे देखेंगे आप टॉप मैनेजमेंट कॉन्सेप्चुअल स्किल्स रिलेटेड होता है, मिडिल मैनेजमेंट ह्यूमन स्किल्स एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट टेक्निकल स्किल्स. जो ऑपरेशन लेवल पे होते हैं, जो एक लोअर लेवल से, जैसे
आप देखेंगे अपवर्ड्स की तरफ। जैसे स्टार्टिंग के जो इनिशियल लेवल की जो जॉब होती है उसमें आपको टेक्निकल स्किल्स की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जब टॉप मैनेजमेंट जो भी डिसीजन लेता है उसको एग्जीक्यूट लोअर मैनेजमेंट करता है। सो ऑपरेशनल मैनेजमेंट के लिए टेक्निकल स्किल्स की ज्यादा जरूरत होती है, मिडिल के लिए ह्यूमन स्किल्स एंड टॉप मैनेजमेंट के लिए कॉन्सेप्चुअल स्किल्स इज रिक्वायर्ड। अब हम पढ़ेंगे प्लानिंग। प्लानिंग अकॉर्डिंग टू कूंज एंड ओडेनल, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू। क्योंकि कोई भी प्लान करेंगे तो उसके लिए हम सपोज कोई भी बजट बनाने जा रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले प्लान करना पड़ेगा, दैट इज इन एडवांस इन नेचर। हाउ टू डू एंड हु इज टू डू इट, इसको कैसे किया जाएगा और कौन करेगा, दैट शुड बी प्लान्ड प्रायरली। प्लानिंग bridge the gap between where we are want to be, and it makes possible things to occur which would not otherwise occur, right? So planning as per the Kuhn and Dunnel, you can study here. Planning is what is to be done, how it is to be done, when is to be done and where is to be done. So कहने का मतलब यही होता है कि प्लानिंग का क्या मतलब है। प्लानिंग का मतलब यही होता है कि अब क्या होना चाहिए, क्या हमें करना चाहिए, ठीक है, कैसे करना हो, प्लान कर रहे हैं तो उसको कैसे करेंगे, कहाँ पे करेंगे और कब करेंगे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस पहले आते हैं, राइज होते हैं माइंड में, तभी प्लानिंग अब प्रॉपर कर पाएंगे कि किसको कैसे करना है, कौन एग्जीक्यूट करेगा, कितने टाइम पीरियड में होगा, कहाँ पर होगा, किसके द्वारा होगा, ये सारी चीजें प्लान होती हैं इन सीक्वेंस। According to L.F. Urwick, planning is deciding in advance what to do, how to do it, where it to do it, and who it to do it. The same as you can see above, right? According to Alford and Beatty, planning is the thinking process, the organized foresight, the vision based on fact and experience that is required for intelligent action. And according to M.E. Hurley, planning is deciding in advance what is to be done. It involves the selection of objectives, policies, procedures, and programs from among alternatives. The 5 functions are planning, organizing, staffing, leading, and controlling. Right? So these are the planning, and as per their different authors, the plannings in a different views. एक्चुअली आप देखेंगे कि इनमें सब में सिमिलरिटी है, प्लानिंग क्या है, लेकिन थोड़े से वर्ड्स का डिफरेंस आप देखेंगे। बाकी जो प्लानिंग का तरीका होता है, कब करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, कहाँ करेगा, ये सारी चीजें सेम है, ठीक है। एंड प्लान करने के लिए सबसे पहले प्लान करेंगे, फिर उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, एक सीक्वेंस में करेंगे, स्टाफिंग करेंगे, उस चीज को एग्जीक्यूट, प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए स्टाफिंग की जरूरत पड़ेगी, स्टाफ की जरूरत पड़ेगी तो आप स्टाफिंग करेंगे। फिर उसके लिए आपको लीड करना पड़ेगा कि कब क्या काम होना चाहिए, कैसे कैसे होना चाहिए, आप एज ए लीडर आप उसको लीड करेंगे, राइट। एंड देन आप कंट्रोल करेंगे। दीज आर द पॉइंट्स हियर, right? So we'll wind up the session here today, and in next session I'll continue from here only, and तब तक आप मुझसे जुड़े रहिए, मेरे साथ बने रहिए। आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, मेरा टीचिंग स्टाइल अच्छा लगता है, तो इसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे मोटिवेट करने के लिए मुझे इनकरेज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कहीं पे भी मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, देन प्लीज़ डू लेट मी नो, आई विल इम्प्रूव ऑन दोज पर्टिकुलर थिंग्स वेयर इट रिक्वायर्ड, राइट। सो मेरा चैनल है एडुटेनमेंट, और मैं आपको कवर करके दूंगी यूनिट 1 to 10। आई एम एजुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर लॉ, जिसमें आपको मैं एक एक टॉपिक कवर करूंगी। अभी तक मेरे जितने भी वीडियोस आए हैं वो सिर्फ यूनिट 1 के लिए अभी तक मैंने कवर किए हैं। आगे के यूनिट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 एंड 10 मैं आपको कवर करके दूंगी, और उसके साथ मैं आपको PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, MCQs, ये सारे आपको सारे वीडियोस में बनाऊंगी उस पे, उनके ऊपर, जो कि बिल्कुल एग्जाम से रिलेटेड होंगे एंड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस होंगे एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पे भी मैं बात करूंगी, राइट। सो अगर आपको तैयारी करनी है कोड 55 के लिए, so please come to my channel and please share my channel to your friend circle, and thank you so much for watching me.
थैंक यू सो मच।